केरल के एर्नाकुलम में एक कन्वेंशन सेंटर में धमाके घटना में एक महिला की मौत, 20 लोग हुए घायल। कन्वेंशन सेंटर में सुबह यहूदी समुदाय के लोग कर रहे थे प्रार्थना। उसी दौरान 5 मिनट के अंदर लगातार हुए 3 धमाके। वनडे वर्ल्ड कप में आज भारत का सामना डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड से हो रहा है। मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोनों टीमों के बीच विश्व कप में आखिरी मैच 2019 में खेला गया था। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को फिर जान से मारने की धमकी मिली। ईमेल में अज्ञात व्यक्ति ने 200 करोड़ रुपए की मांग की। इसके पहले इसी मेल आईडी से 20 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड टीम ने दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। आंजना के ऑफिस में करीब 6 गाड़ियों में आईटी की टीम मुंबई से पहुंची है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर हुई ईडी की कार्रवाई के बाद सीएम गहलोत बीजेपी पर जमकर बोला हमला। गहलोत ने बीजेपी को ईडी का प्रवक्ता बताया। ईडी द्वारा मारे छापे का कोई प्रेस नोट जारी नहीं होने से भी जताई नाराजगी। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी ने भगवान सिंह हाडला को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। बता दें कि पत्रकार सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए हाडला ने कहा कि वह क्षेत्र के विकास को लेकर लंबे समय से अपेक्षित है। हाडला का कहना है कि अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो उनकी पहली प्राथमिकता किसानों के हित, महिलाओं की सुरक्षा, गरीब व मजदूरों के हितों के लिए काम करना रहेगा। साथ ही साथ प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान 27 सूत्रीय घोषणा पत्र भी जारी किया गया, जिसमें किसानों की कर्ज माफी, महिलाओं व वरिष्ठों को फ्री रोडवेज यात्रा जैसे कई वादे किए गए। पब्लिक पॉलिटिक्स पार्टी है बीकानेर के अंदर, राजस्थान के अंदर। इनके अंदर हमारे अध्यक्ष जी घनश्याम जी प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती दीपमाला वास्ते है। और हम पूरे राजस्थान के अंदर पूरे मजबूती के साथ हमने हाईकमान ने जो बढ़ाया है मुद्दा, इनके लिए हम खरा उतरेंगे और हमेशा खरा रहेंगे। किसान के लिए और हर वर्ग के लिए हम खरा रहेंगे। गरीब और जनता को हमेशा साथ लेकर चलेंगे, इसके लिए हम खड़े रहेंगे। रामगढ़ के पार आरएसएमएम के सामने ढुलाई दर बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 75 दिनों से हड़ताल लगातार जारी है। बता दें कि अब इस हड़ताल को क्षेत्र के 50 गांव का समर्थन मिल चुका है। इस दौरान अब ट्रक मालिकों ने आगामी विधानसभा चुनाव में सर्वसम्मति से वोट नहीं करने का फैसला ले लिया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब रोजगार ही नहीं बचेगा तो वोट देकर क्या करेंगे। साथ ही लोगों ने धरना स्थल पर रोजगार नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए। सभी आ जाएं जो प्रभावित हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, वो कम से कम 25 गांव हैं। तो 25 गांवों में से ये लगभग 50,000 के नज़दीक वोटिंग होगी। तो आज ये गांव के जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, मोदी लोग हैं, वो आए हैं ट्रकों के लिए समर्थन में आए हैं। उन्होंने कहा लोकतांत्रिक तरीके से यदि हम शाखा होने के बाद लोकतंत्र के यदि हमें आज 70-75 दिन से न्याय नहीं मिल रहा है तो इसका कहीं ना कहीं दोष ये हमें वहाँ चोट पहुँचाते हैं। दिल से हम दुखी हैं उस चीज़ से। इसलिए आज आने वाले चुनाव में जो उत्सव आ रहा है चुनाव का, उस उत्सव का हमारे कारण जो रोजगार बंद है, 70 दिन से चूल्हे बंद हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है, जो दुकानों पे कोई हाथ उधारी राशन ला रहे थे वो भी बंद हो चुका है। तो वो उत्सव काय का, तो वे स्वेच्छा से जितने भी ये ग्रामीण हैं, जितने भी गांव से लोग आए हैं, ये कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं यदि हमारा रोजगार नहीं मिलता है।
नादौती उपखंड की ग्राम पंचायत रोशी में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को रोशी से शुरू करके पूर्विया मोहल्ले से होते हुए गुर्जर मोहल्ले तक निकाला गया, जिसमें स्थानीय विद्यालय के स्वीप प्रभारी, सरपंच प्रतिनिधि, विकास अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित कई लोग शामिल रहे। नारी सही है, नहीं करे इसको बेकार, वोट हमारा अधिकार है। झांझोद गांव में 7 महीने पहले ट्रांसफार्मर चोरी की खबर सामने आई थी, जहां विद्युत नगर निगम की 16 केवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर चोरी हुआ था। इस दौरान अब पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी विनोद सामरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सुल्ताना के सहायक अभियंता अंकित राव ने इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बता दें कि ट्रांसफार्मर की चोरी होने से विद्युत निगम को करीब 75,000 का नुकसान हुआ। चिड़ावा पुलिस ने एटीएम चोरी मामले में 2 साल से फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद तालिम उर्फ भोला मेव को प्रोडक्शन वारंट पर जिला कारागृह से गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी विनोद सामरिया ने बताया कि चोर मंडरेला बाईपास पर स्थित एसबीआई के एटीएम को उखाड़ ले गए थे, जिसमें 12,60,500 रुपए की राशि मौजूद थी। त्योहारी सीजन में मिठाइयों में किसी प्रकार की मिलावट की गुंजाइश न रहे, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा दल ने कमला कॉलोनी मावा मंडी में 2 पिकअप की जानकारी करी, जिसमें मिले 500 किलो खराब मावे के नष्ट किया गया। साथ ही इस मौके पर खाद्य प्रयोगशाला द्वारा मावे के विभिन्न नमूनों की जांच की गई। इस प्राथमिक जांच में मावे में स्टार्च अथवा यूरिया की मिलावट नहीं पाई गई, जबकि FSS एक्ट के तहत विभिन्न पीपों से मावे के सैंपल जांच के लिए संग्रहित किए गए, जिन्हें जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर भिजवाया गया। इसी के साथ 150 किलो सड़े हुए बादाम को भी मौके पर नष्ट करवाया गया। प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब चंद ही दिन बचे हैं और हर पार्टी में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। जहां एक और भाजपा ने सुरसागर से लगातार 3 बार विधायक रही सूर्यकांता व्यास का टिकट काटकर देवेंद्र जोशी को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस में अभी कश्मकश है। इसी बीच नवतेज टीवी के संवाददाता मनोहर सिंह ने आमजन से बात कर जमीनी हकीकत को जाना। आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहा सुरसागर की जनता ने। राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम हैं इस वक्त सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में। हम यहां से जमीनी हकीकत को जानने आए हैं, क्योंकि यहां जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव के अंदर मैदान में अपना प्रत्याशी उतार दिया, लेकिन कांग्रेस के अंदर अभी उम्मीदवार नहीं उतारा है। कहीं न कहीं कसमकस लगी हुई है। जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है इन लोगों का। आप बताएं कि भाजपा ने उम्मीदवार उतार दिया है और कांग्रेस अभी कसमकस में लगी हुई है। हमको पता है हम विजय होने वाला है, इसलिए हमने उम्मीदवार उतार दिया। उनके पास है ही नहीं, कैंडिडेट नहीं, क्या उतारेगी। अशोक गहलोत को डर है। आज तक अशोक गहलोत ने कहा विकास किया, हम मान लिया, चलो विकास किया। हर बार वहां से सूरसागर से और शहर से कांग्रेस हार रही है। इसका मतलब तो अशोक गहलोत ने विकास किया ही नहीं है। क्यों हारती है? बार बार सूरसागर सीट, बार बार शहर सीट, इसलिए विकास क्या हुआ है? आप मुझे ये बताएं कि लगातार 3 बार यहाँ से जीजी विदाई रही है और इस बार टिकट बदला गया, क्या माहौल रहेगा? तो जो भाजपा ने संगठन ने पहले बताया कि जिनके 70 से ऊपर एज है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, तो पार्टी अपने रूल्स पे चलते हुए उनको टिकट
तो काटा नहीं है, उनको आराम करने के लिए बोला है। और जीजी आज भी हमारे संगठन के साथ में तो मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है, तो पूरा सूरसागर का हमारा सहयोग कर रही है जीजी। तो अभी 2 दिन पहले हम सूरसागर के जितने मंडल अध्यक्ष हैं उनके पास बैठ के आए हैं, तो उन्होंने बोला है कि जो मैंने विकास कार्य सारे कराए तो उसी विकास कार्य पे अपने को वोट लेने चाहिए। तो निरंतर जीजी हमारे टच में है कि गजेंद्र सिंह जी ने एज फैक्टर के अंदर सूर्यकांता व्यास का टिकट कटा है। नहीं, एज फैक्टर से नहीं कटा है, वो प्रोटोकॉल था पार्टी का, उस हिसाब से काट दिया। वो काटा नहीं होगा, उनको विश्राम करने के लिए बोला है, टिकट छोड़ने के लिए, और वो मार्गदर्शन करेगी। वो पार्टी के वरिष्ठ है और बराबर मार्गदर्शन करेगी। एक मेरा निवेदन और है, अशोक जी गहलोत साहब जब सरकार में आए थे तब बजरी की ट्रॉली के भाव, एक जो 60-70 फुट की बजरी की ट्रॉली आती है उसके भाव 800 रुपये थे, आप उठा के देख लो, आज 4000 रुपये है। तो मेरा इन सब भाइयों से पूछना है कि ये बजरी माफिया किसने पनपाया साहब? गरीब आदमी बजरी माफिया किसने पनपाया है? ऐसा है, वसुंधरा जी की देन है, ठीक है ना। और ये जानते हैं मेघराज सिंह जी जिनका नाम ले रहे हैं। मैं तो केंद्र के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी की मैं इस बड़ी निंदा करना चाहता हूं कि वो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। जो गंगा है, गंगा के पानी के ऊपर भी जीएसटी उन्होंने लगा दी, तो आप उनको इतनी भूख है। वो पूरे हिंदुस्तान में गंगा का पानी जाता है, बजरी तो राजस्थान की मांग है और पूरे हिंदुस्तान गंगा के पानी पे जीएसटी लगा दी, गंगा के पानी पे जीएसटी लगा दी। देखिए, जीएसटी आएगी तो विकास होगा। रोड देखिए आप, भारतमाला प्रोजेक्ट देखिए। आज आप यहाँ से यदि गुजरात जाओगे, केंद्र सरकार की रोड है और राज्य सरकार की रोड है। राज्य सरकारी रोड पे चलोगे तो कमर दर्द हो जाएगा, और जो केंद्र सरकारी रोड पे चलोगे आराम से सोते सोते हुए चलोगे। इसका फर्क दीजिए। जीएसटी के कारण तो विकास हो रहा है, और वही कांग्रेस जीएसटी का समर्थन कर रही थी, और वही कांग्रेस जीएसटी का विरोध कर रही है। कांग्रेस जीएसटी का समर्थन कर रही थी, अब जीएसटी का विरोध कर रही है। ये कह रहे हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट अच्छा है, तो नितिन गडकरी जी कहाँ है? कोई प्रचारक नहीं है। इतना अच्छा काम किया, इन्होंने रोडें बनाई। मोदी जी तो फ्लाइट से घूम रहे हैं, जब रोडें अच्छी बनाई तो इतना अच्छा काम तो नितिन गडकरी जी ने किया। उनको एक ही राजस्थान प्रचार लेके नहीं आए ये लोग। और फिर नितिन गडकरी गायब है, जिन्होंने विकास किया। आप जिस सड़क की तारीफ कर रहे हैं वो विकास नितिन गडकरी ने किया और वो गायब है, इनका आरोप। नितिन गडकरी गायब नहीं है, मंत्री है केंद्र के अंदर। अभी वो राजस्थान में नहीं दिख रहे हैं, आएंगे। अभी तक तो चुनाव प्रचार प्रारंभ नहीं हुआ है, सही है। अभी तक तो लिस्ट भी नहीं बनी है। अभी जो स्टार प्रचारक है ना, उनको पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं राजनीति, इसलिए कह रहे हैं। अभी तक उनको पता नहीं है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट नहीं बनी है। कहाँ उनके भी नेता आ रहे हैं? कौन से नेता कांग्रेस से भी आ रहे हैं? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी मैदान तो रण क्षेत्र बाकी है। तब नितिन जी भी आएंगे और हमारे राष्ट्रीय प्रचारक योगी जी भी आएंगे, मोदी जी भी आएंगे, शाह जी आए, सब आएंगे और घर घर जाएंगे, और भाजपा पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। ये अभी जो हमारे पूर्व वक्ता बीजेपी के लोगों ने जो कहा कि मोदी जी भी आएंगे, गडकरी जी भी आएंगे, सारे हमारे लीडर आएंगे, सब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि वो भयभीत हैं। उन्हें पता है कि जनता हमें वोट नहीं दे रही है, और वो राजस्थान की जनता को बरगला के आप गौ माता पे, राम मंदिर पे और तुष्टिकरण की और धर्म की राजनीति करके और वोट लेना चाहती है। इसलिए हर आदमी आएगा, क्योंकि वो काम तो करना जानता ही नहीं है, उन्हें सिर्फ वोटों का काम करना है। इसलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे वक्ता कि सारे लीडर आएंगे इनके। भाजपा तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, इनका आरोप है। तो भाजपा तुष्टिकरण की राजनीति कैसे कर रही है? इनको याद आना चाहिए, अभी कुछ दिन पहले जालोर गेट पे बड़ा दंगा हुआ था, तो वो कांग्रेस के राज में हुआ है, और उसमें रात को 12-12 बजे अशोक जी ने कोर्ट खुला के जो आरोपी थे तो उनको जमानत पे छुड़ाया है। और उसके बाद तो जिसके ऊपर हमले हुए थे, घरों के ऊपर, हिंदू परिवारों के ऊपर हमले हुए थे, उनको मुजरिम बनाए। और चाहे कन्हैयालाल हत्याकांड देख लो, चाहे तो कोई भी देख लो, इनको बचाने का काम केंद्र तो कांग्रेस सरकार कर रही है। ये इनका कहना है कि जो धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है वो कांग्रेस की देन है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहीं धार्मिक उन्माद फैलते हैं, और वो कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ होता है। बीजेपी के लोग ये काम करते हैं। हमारे साथ आम आदमी की पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं। भाजपा का ऐसा आरोप है कि जो धार्मिक उन्माद फैलता है वो कांग्रेस की देन है। जब गोदाकांड हुआ भाजपा सरकार थी। देखिए साहब, इन दोनों का यही है कि धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण, किसी तरह से सत्ता हासिल करना। इनके अलावा इन दोनों पार्टियों का कोई काम नहीं है। ये धर्म के नाम पे वोटों का ध्रुवीकरण करती है और वोट हासिल करने की जुगत में लगी रहती है। 4 साल 5 साल ये यही काम करते हैं। इनके पास विकास का कोई काम या लक्ष्य कुछ नहीं है। आज तो जनता त्रस्त है इनसे,
हर बार वो बदलाव करती है राजस्थान में, और इस बार भी पूरी उम्मीद रोजगार के मुद्दे नहीं है इनके पास महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, चाहे केंद्र में ले लो चाहे स्टेट में ले लो, ये किसी तरह के और ज़्यादा टैक्स थोपते रहते हैं। जैसे अभी से इन्होंने मोदी जी थोप रहे हैं, जैसे गंगा जल पे टैक्स लगा दिया, जो दूध के प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट, उन पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया। तो कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं है जिस पे इन्होंने टैक्स नहीं लगाया। जनता महंगाई से बहुत त्रस्त है, ये उसकी बात नहीं करेंगे, ये हिंदू की बात करेंगे, ये मुस्लिम की बात करेंगे, ये कहेंगे कि सब हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया, मुस्लिम ने हिंदू को मार दिया। इस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण करके वोट हासिल करना इनका लक्ष्य है। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। महंगाई पे ये बोल नहीं सकते, रोजगार पे ये बोल नहीं सकते। और ये आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राम पे धर्म पे राजनीति करती है, महंगाई पे, इन पे, रोजगार पे बात नहीं करती है। धर्म अपनी जगह है। भाजपा ने कभी राम मंदिर या उसके लिए धर्म के नाम पे किसी से वोट नहीं लिए, किसी को ये नहीं कहती कि राम जी के नाम पे वोट दो। ये तो अभी इन्होंने जब इतना विरोध किया, अब इनकी खुजली ये है कि राम मंदिर बन क्यों गया, समस्या वो हो रही है। भाजपा ने अपने इतने प्रयास करके और पॉजिटिव सोच रखते हुए पूरे देश को एकजुट करते हुए राम मंदिर बना दिया, तो अब ये परेशान हो रहे हैं कि राम मंदिर बनने से सारा जो सनातनी है, भारत के जो सभी एक लोग हैं, हिंदू मुसलमान सब जाए, इनका झगड़ा खत्म हो गया। इनको तो हिंदू मुसलमान करना था, वो मोदी जी ने खत्म करवा दिया प्रयास करके, तो देश पूरा एक हो गया, सारे धर्म के लोग एक हो गए, वो सारे लोग इनको वोट देते हैं। नहीं तो समस्या ये है कि सारे लोग एक क्यों है। भाजपा राम मंदिर के नाम पे सारे लोग एक हो गए, इनका कहना है। राम मंदिर इन्होंने बनाया, चलो बनाया, अच्छी बात है। जो जमीन पहले खरीदी, जो जमीन आप आदमी पार्टी का क्या कहना है राम मंदिर पे? राम मंदिर सर, सबसे पहले मैं इनको क्लियर कर दूं कि मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनवा रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पे जो संस्था है अयोध्या में, जो राम मंदिर कमेटी है, वो बनवा रही है। इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बना है, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया। देखिए, राष्ट्र के जब आंदोलन हुआ तब संघ और विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन की अगुवाई की, संपूर्ण केस उन्होंने लड़ा, और उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी भी साथ में थी। कांग्रेस ने विरोध किया। अरे केजरीवाल ने कहा, केजरीवाल ने कहा था, यही केजरीवाल अपने आप को कहता है भारत माता की जय बोलने वाला केजरीवाल कहता है राम मंदिर जरूरी नहीं है। केजरीवाल देखिए कांच का कितना मकान बनाया है, कितने करोड़ का खुद का मकान बनाया, कहता है, और पहले बोलता था मैं तो राष्ट्रभक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ, भारत माता की जय। उनके मंत्री है वो है। और मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूँ, जब सनातन धर्म आपको मानते हैं, पूर्व वक्ता ने कहा मैं सिखा रखता हूँ कि मैं राम को मानता हूँ। अरे सनातन धर्म के विरोध वाले तमिलनाडु के मंत्री है, उसके साथ में आपकी कांग्रेस खड़ी है, ठीक है, जिन्होंने कहा सनातन धर्म को कोरोना के समान है। उसको पता नहीं तेरे बाप का नाम, दादे का नाम क्या था, करुणानिधि था। करुणानिधि भी एक राम का नाम है, उसके दादा का नाम था करुणानिधि, और महात्मा गांधी ने ये राम बोला था। उस राम को काल्पनिक बता रहे हैं। अंबिका ने क्या कहा था वहाँ पे कि राम काल्पनिक है, वही सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने राम को काल्पनिक बता रहे हैं। इनके पास धर्म की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। ये कभी महंगाई कहीं हमसे महंगाई पे बहस करे, हमसे चिकित्सा में जो सुविधा दे रहे हैं उस पे बहस करे, अच्छे स्कूलों पे बहस करे। जय बोलने में भी शर्म आती है। हम भारत माता की जय सारी देश की जनता बोलती है, कांग्रेस नहीं बोलता, अधिकार नहीं है। कर्नाटक के अंदर ये लोग बालाजी को लेके आए थे, और बालाजी ने इनको लोटा मार के भगा दिया। कर्नाटक में बालाजी ने आपको ही लुटका दिया। देखिए, हमको भगाया नहीं, वहाँ पे इतने रोहिंग्या विदेशी लोग आ गए, उनके इतने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पहचान पत्र बना दिए हैं, और यही काम राजस्थान के अंदर भी कर रहे हैं और सूरसागर में भी किया है कांग्रेस ने। इनका काम ये है विदेशियों को बचाओ और देश को खोखला करो। इनका आरोप है, एक मिनट, इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी विकास, महंगाई, इन मुद्दों पर बात नहीं करती है, सिर्फ राम और मंदिर पर बात करती है। तो अगर भाजपा तो इन मुद्दों पे बात नहीं करती तो इनको पहले अपने गिरबान में जागना चाहिए। तो 5 साल में अशोक जी ने क्या किया, 4.5 साल तो इनकी सरकार उनकी सरकार में चले गए, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ये वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसमें चले गए। अब ये पीछे से जब इनको डर लग रहा है, भय हो गया इनको, हमारी सरकार जाने वाली है, अब तो ये रेवड़िया बांटने में लगे। तो कांग्रेस रेवड़िया बांट रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग जिस मोदी को राम भक्त बता रहे हैं,
वो अपनी जन्मदाता माँ का भी राजनीति के अंदर उपयोग करते हैं। नोटबंदी के अंदर उन्होंने अपनी माँ को लाइन में खड़ा करके लोगों को बरगलाने की कोशिश की कि मेरी माँ भी लाइन में खड़ी है और माँ उनके खून के आंसू पी रही है और बेटा माँ की सेवा नहीं करता है। ऐसे आदमी को आप सोचो कि वो राम का भगत हो सकता है जो माँ का नहीं हो सकता, वो राम का कैसे हो सकता है? जो माँ का नहीं हो सकता वो देश का कैसे हो सकता है? जो माँ का नहीं हो सकता वो देश का कैसे हो सकता? मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेसियों तो जो जन्म हमें तो जिस भूमि ने हमें जन्म दिया उसकी जय बोलने में भी कांग्रेसियों को दिक्कत होती है। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। कांग्रेस भारत माता की जय नहीं। भारत माता की, भारत माता की। ठीक है, अब आपसे लास्ट सवाल है। आपका धन्यवाद, आपने हमें इकट्ठा किया। आप हमारी आवाज को गजेंद्र सिंह शेखावत तक पहुंचाए और उनको बोलो कि जोधपुर की लोकसभा में से कोई एक विधानसभा आप तय करो, कार्यकर्ता तैयार है आपको वापस भेजने के लिए। इनका आरोप है कि जोधपुर के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत कई लोकसभा में से एक सीट पर चुनाव लड़के दिखाएं। मैं ये कह रहा हूँ अगर कौन सी विधानसभा से लड़ने जा रहे हैं? जहाँ पे भी आप कहेंगे हमारे पार्टी ने सुनने में आ रहा है, पार्टी ने कहा है सरदारपुरा से चुनाव लड़ने के लिए। अगर पार्टी ने कहा है तो जरूर लड़ेंगे वहाँ से। और गजेंद्र सिंह जी शेखावत सरदारपुरा से लड़ते हैं तो अशोक गहलोत की जमानत जब्त होगी। सुनो, शेखावत यदि सरदारपुरा से चुनाव लड़ते हैं तो सरदारपुरा से गहलोत की जमानत जब्त होगी। ये गजेंद्र सिंह जी को भी डर है कि मैं अगर सरदारपुरा से लड़ा तो मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, इसलिए वो नहीं आ रहे सामने। वो डर कहीं न कहीं शेखावत को भी दिख रहा है कि मैं चुनाव लड़ता हूं तो मेरी जमानत जब्त होगी। अब देखना होगा कि 25 तारीख को ऊंट किस करवट बैठता है, मतदाता जो हैं किसकी तरफ खड़े होते हैं, ये आने वाले समय में पता लगेगा। जोधपुर से सुनील के साथ नवतेज टीवी के लिए जोधपुर से। जयपुर में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। पिंक सिटी प्रेस क्लब में मनाया गया। इस अवसर पर प्रांत का प्रांतीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें पत्रकारों की विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं पर विचार विमर्श कर निर्णय किए गए। सम्मेलन के मुख्य अतिथि दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप भंडारी ने कहा कि सभी संगठनों को एक होकर पत्रकार हितों की लड़ाई लड़नी होगी। भारतीय पत्रकार जगत सभी विचारधाराओं के साथ 140 करोड़ भारतवासियों के हितों की मुखर आवाज बनता है। ऐसी स्थिति में समाज के सभी वर्गों को समझना होगा कि यदि पत्रकार सुरक्षित होगा तो सभी भारतवासियों के जीवन भी सुरक्षित रह पाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार शिप्रा माथुर ने कहा कि आज आवश्यकता है कि पत्रकार पत्रकारिता के मूल्यों और पत्रकारिता के बदलते स्वरूप को पहचाने, तभी सार्थक है। हम पिछले कई वर्षों से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग श्रीगंगानगर में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार, कुशासन और जंगल राज की प्राय बन चुके हैं। साथ ही कहा कि प्रदेश के 70 लाख युवाओं को पेपर लीक का दंश झेलना पड़ा। किसानों, गरीबों, आदिवासियों और मध्यम वर्गीय परिवारों ने पेट काटकर और कर्जा लेकर परीक्षाओं की तैयारी करवाई, लेकिन ठगे गए युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया। पेपर लीक का मास्टरमाइंड अब तक फरार है। ईडी ने इन भ्रष्टाचारियों को सबूत के आधार पर पकड़ने का काम तो किया। आप ईडी के बारे में अनगढ़ बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? किसान ठगे गए। जब पेपर लीक कर माफिया उनका भविष्य बर्बाद कर रहे थे, तब आपने अपना मुंह बंद कर रखा था। तीसरा सवाल, पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश डाका अब तक फरार है। आपकी एसओजी और एबीसी आज तक क्यों नहीं पकड़ पाई इनको? क्या उसको नहीं पकड़ने का सरकारी निर्देश था? सवाल, परीक्षाओं में पास करवाने के नाम पर आपकी पार्टी का नेता जो आपका करीबी भी है, गोपाल केसावत, लाखों रुपयों के साथ पकड़ा गया। जिस अधिकारी ने उसे पकड़ा उसका आपने तुरंत ट्रांसफ़र किया। जो इस केस का अनुसंधान अधिकारी था, आपने उसका भी तबाह। सांसद दिया कुमारी ने विद्याधर विधानसभा में जनसंपर्क की शुरुआत जलवायु विहार में आयोजित स्वागत समारोह से की। इस दौरान अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद के लिए दिया कुमारी ने सभी का धन्यवाद दिया।
जनसंपर्क के क्रम में दिया कुमारी ने क्षेत्र के वार्ड 17 में देवी दर्शन करके सर्व मंगल की कामना की और जनता से उनका सहयोग और आशीर्वाद मांगा। साथ ही विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित एक बैठक में दिया कुमारी ने उद्यमियों से वार्तालाप किया। इस दौरान दिया कुमारी ने कहा कि मोदी जी के अथक प्रयासों से इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सुधरा है, परंतु प्रदेश की सरकार बनने के बाद भाजपा सुनिश्चित करेगी कि हर छोटी से छोटी समस्या का हल निकाला जाए। औद्योगिक क्षेत्र में पानी, सड़क और निकासी जैसी जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको हल किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और सिविल लाइंस विधानसभा में लंबे समय से सक्रिय आम आदमी पार्टी के जयपुर के लोकसभा प्रभारी अर्चित गोयल को पार्टी ने सिविल लाइंस विधानसभा से ही टिकट देकर चुनावी समर में उतार दिया है। हालांकि पार्टी की ओर से तमाम दावे किए जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अर्चित गोयल के लिए कांग्रेस और बीजेपी के मजबूत गढ़ को तोड़ना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। विधानसभा टिकट मिलने पर और क्या कुछ तैयारियां चुनाव की अर्चित गोयल ने की है, आइए आपको सुनाते हैं। नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर के साथ अर्चित गोयल ने क्या खास बातचीत की। आम आदमी पार्टी की भी दूसरी सूची आ गई है, जिसके अंदर हम आपको बताएं कि सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से अर्चित गोयल का नाम सामने आया है और काफ़ी सालों से एक लंबा संघर्ष इनका रहा है। इनसे जानेंगे। अर्चित जी, सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र से आपको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है और आप काफ़ी लंबे समय से आप इसी विधानसभा क्षेत्र में आप संघर्ष भी आपने काफ़ी करा है, कैसा लग रहा है आपको? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जताना चाहूँगा कि एक मेरे जैसे युवा के ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर भरोसा करके पार्टी ने टिकट दिया। एक नेशनल पार्टी का टिकट मिलना मेरे जैसे युवा के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे जैसे युवाओं को और आम आदमी को यह पार्टी मौका देती है और आगे बढ़ने का मौका देती है और जनता के लिए काम करने का मौका देती है। एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है, क्योंकि एक तो आम आदमी पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी और कांग्रेस के जो इतने सालों से जो वोट बैंक चलता रहा है उसे तोड़ना एक चुनौती है, और आपके लिए विशेषतर चुनौती है बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों से लड़ना। कहाँ आपने आपको देखते हैं इस मुकाबले में? देखिए भाई साहब, दिग्गज तो कोई नहीं होता, दिग्गज तो ये जनता बनाती है और ये जनता ही दिग्गजों को उतार भी देती है। अगर एक काम करते हैं तो अरुण जी क्यों हारते प्रताप जी से और प्रताप जी क्यों हारते अरुण जी से? काम तो किया ही नहीं ना पहले। काम जनता के लिए ईमानदारी से तो कुछ हुआ नहीं है। अब हकीकत में काम करना, ग्राउंड पे काम करने के लिए मैं आया हूँ। मैं जनता के बीच में जाऊँगा, मेरी बातें रखूँगा और मुझे निश्चित तौर पे विश्वास है, जनता मेरे पे विश्वास जता करके मुझे विधानसभा में भेजेगी ताकि मैं उनकी आवाज़ को विधानसभा में बुलंद कर सकूं और उनके काम करवा सकूं। आज राजस्थान के अंदर ये देखा जा रहा है, निश्चित तौर पे लगातार कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को हराती आई है, जीतती आई है, पर आम आदमी पार्टी ने पहली बार नेशनल पार्टी बनकर यहाँ पे कदम रखे हैं और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी को बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रहा है और आम आदमी को मौका देगा। तो ये थे हमारे साथ अर्चित गोयल। इनका साफ तौर पर कहना है कि सालों से जो राजस्थान में ट्रेंड चलता आ रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उस ट्रेंड को अब की बार आम आदमी पार्टी तोड़ेगी, क्योंकि नेशनल पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिला है और सालों से जो जनता परेशान थी बीजेपी और कांग्रेस से, अब उस जनता को इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जनता के उन तमाम रुके हुए कामों को करेगी जो आज तक नहीं हो पाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए हैं। जहां हाल ही में शहर के समाजसेवी पप्पू कुरैशी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी, वहीं अब जयपुर नगर निगम के विभिन्न वार्ड से 4 बार पार्षद उम्र दराज के साथ साबिर नेता और इनायत हवेली को पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र केडिया ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। आखिर क्यों उम्र दराज ने कांग्रेस को छोड़ा और अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ भूमिका उनकी आम आदमी पार्टी में, इसी को लेकर उम्र दराज से खास बातचीत की नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने। कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज़गी लेकर या किसी और दूसरी पार्टी के विचारों से हम कह सकते हैं कि सहमत होकर कहीं ना कहीं दल बदल की स्थिति आती है। अब वो कई बार वो दल बदल नेगेटिव वे में भी जाता है, कई बार पॉजिटिव वे में भी जाता है। हमारे साथ उमर दराज जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ कारण रहे। उमर दराज जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, 4 बार के आप पार्षद रह चुके हैं, उसके बाद भी ये निर्णय वाकई में एक बहुत बड़ा निर्णय है, किस वजह से आप इस निर्णय पर पहुँचे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी है उससे दिल से सहमत हूँ, क्योंकि इस पार्टी में मैंने एक बात देखी है कि ये किसी जात पात की, किसी दीन धर्म की, किसी और चीज़ की बातें नहीं करते हैं
हमारे पास में आम आदमी पार्टी के अंदर जो बातें होती हैं वो एजुकेशंस के मामले में होती है, जो है मतलब सड़क नाली जो मूलभूत सुविधाएं जनता की हैं उसके बारे में होती है, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बातें होती है, और इलाज वगैरह जो भी मेडिकल सिस्टम है वो हिंदुस्तान का। आप जाके देखिए, दिल्ली में मैं गया था और मैंने जाके देखा कि मोहल्ला क्लिनिक में इस तरीके का हिसाब किताब है कि वहाँ जाके आप दिखाओ, डॉक्टर वहाँ बैठे होते हैं, उनसे पर्ची लो और जैसे एटीएम में से पैसे निकालते हैं इस तरीके से उस पर्ची को आप उसमें डालो और दवाई अपने आप निकल करके बाहर आती है। तो इस तरीके की सुविधाएं आज जनता को क्या चाहिए? अगर मान लीजिए मुझे भूख लग रही है और मेरे घर बैठे मुझे रोटी मिल जाए तो फिर मुझे किस बात की टेंशन? जो इंसान मुझे रोटी देगा वो आदमी देवता कहलाएगा। तो केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर जो सरकार है उसमें जो सुविधाएं जनता की नहीं कर रखी हैं, वहाँ कोई जात पात, कोई दीन धर्म मज़हब कुछ नहीं है, वहाँ एक ही मज़हब है, वो है इंसानियत, और हिंदुस्तान को आगे कैसे ले जाया जाए इस बात के ऊपर ही विचारधारा पे चलते हैं। उमर दराज जी, क्योंकि आपने इस ऐसे मौके पर आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है जब हम विधानसभा चुनावों के तारीखों के बिल्कुल नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर उठते हैं, क्या ये वाकई में केजरीवाल जी की नीतियों के प्रति सहमति थी या फिर कांग्रेस के प्रति नाराज़गी थी? देखिए, केजरीवाल जी की नीतियों की तरफ तो सहमति बिल्कुल 100% है, क्योंकि जब तक आदमी की किसी चीज़ से सहमति नहीं होती है, जब तक मेरा मन किसी चीज़ पर नहीं ठुकता, उस वक्त तक आदमी कोई निर्णय नहीं लेता। जहाँ तक सवाल है नाराज़गी का, तो ये बात तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं परिवार के अंदर कोई ना कोई नाराज़गी होती है, और वही है क्योंकि हम जो है उच्च विचारधारा के आदमी है कि हमें अधर्मी नहीं चाहिए, जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जनता के बीच जो आप मैनिफेस्टो लेके जाओ उस चीज़ को, उन वादों को पूरा करना चाहिए जो हमारे विधायक ने किसी कीमत पर भी नहीं किए। हमने उनसे कहा था भाई आप चेहरा बदल दो, जनता परेशान है, तो उसकी अधर्मी और जो बाहुबली वो जो बनना चाहते हैं, जैसे यूपी बिहार अगर राजस्थान को बनाना चाहते थे, वो चीज़ से हम नाराज़ थे, खफा थे, क्योंकि हमें तो वो चीज़ चाहिए थी जो जनता की मूलभूत सुविधाओं पे आदमी खरा उतरे। वो आदमी हमारी नीतियों पे खरा नहीं उतर पाया, इसलिए हमें बेहतर लगा कि केजरीवाल जी की पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, क्योंकि हमने देखा है पंजाब में भी मैं गया हूँ, घूमा हूँ, जा कर के मैंने देखा है जो आम आदमी पार्टी का काम है, और जो दिल्ली में भी, क्योंकि मेरा खुद का मकान भी दिल्ली में है, मैं निवास करता हूँ दिल्ली में भी, तो मैंने दिल्ली में भी देखा है कि आज की वहाँ की जनता आप जाके देखिए कितनी सुकून में है। उसे पढ़ाई फ्री है, इंग्लिश मीडियम के अंदर आप बच्चों को पढ़ाओ फ्री है, दवाई फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। अब इंसान को जब इतनी सुविधाएं जब अगर मिलती है तो जो पैसे वो बिजली पानी और दूसरी तरफ दवाओं की तरफ जो खर्च करता था, आज वो अपने बच्चों की तरबियत पर खर्च कर रहे हैं, अपने बच्चों के अच्छी एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। आज जो बच्चा यहाँ काबिल होगा और जो पढ़ के पैसे बचाएगा, कल उसे अगर कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी तो एजुकेशन लोन भी मिलते हैं। तो एक ऐसी चीज़ है कि परिवार को चलाने के लिए आदमी को पैसा कमाना पड़ता है, और आदमी का जब पैसा सेविंग होना चालू होता है तो उसे अपनी लाइफ को आगे तक ले जाने का चांस मिलता है। तो केजरीवाल जी ने की जो पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने जो काम किया, इनकी नीतियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगी, इनके जो काम करने के तरीके हैं वो अच्छे लगे, क्योंकि जिस जगह दीन धर्म जात पात या हिंदू मुस्लिम आ जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आ जाए, वो जगह तरक्की नहीं हो सकती। अगर हमारे हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाना है या किसी भी स्टेट को अगर तरक्की की तरफ ले जाना है तो इन सब चीज़ों से परे हट के और हमें इंसानियत की तरफ जा कर के वोट देना होगा। और मैं जनता से आपकी जानिब से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि किसी को भी वोट दो, आप इस चीज़ को देख के दो कि ये इस आदमी में इंसानियत है या नहीं है, ये इंसानियत का पुजारी है या नहीं है। जो धर्म का पुजारी हो, जो धर्म के नाम पे बंटवारे करता हो, ऐसी पार्टी को वोट मत दें और उन्हीं पार्टी को वोट दें जो इंसानियत के पुजारी हैं। तो ये थे 4 बार के पार्षद रह चुके उमर दराज जी, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जनता को भी इस बार विधानसभा चुनावों में बहुत सोच समझ के वोट देना होगा। धर्म की राजनीति करने वाले, एक दूसरे को बांटने वाले लोगों को वोट ना देकर जो इंसानियत की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, उन्हें वोट दें, और न सिर्फ अपनी तरक्की करें बल्कि अपने राज्य की, अपने शहर के, अपने ज़िले की भी तरक्की करें। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज सांगनेर सीट से चुनावी मैदान में है। भारद्वाज ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर अपना घोषणा पत्र मीडिया के सामने रखा। पुष्पेंद्र भारद्वाज ने अपने घोषणा पत्र को सांगनेर की जनता के सामने प्रण के रूप में रखा है। इस दौरान पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि पिछले चुनाव में जो मैंने अपने वादे किए थे उन्हें हारे हुए प्रत्याशी के बाद भी करवाने का प्रयास किया है। कांग्रेस सरकार के सहयोग से सांगनेर की जनता के हर एक वादे पर खरा उतरने की कोशिश की है।
मेरे प्रण बहुत बड़े नहीं है। मेरे बड़े प्रण तो ये पिछली बार का मेरा ये मैनिफेस्टो मैंने बनाया था, शपथ पत्र के रूप में दिया था 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, कि मैं सैटेलाइट हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, मैं गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाऊंगा, मैं आपके लिए अच्छे पार्क लाऊंगा, मैं बिसलपुर पानी की परियोजना को लेकर के आऊंगा। वो सारी चीज़ें मैं लेके आया गवर्नमेंट के सहयोग से। आज सांगानेर में सारे बड़े काम हो चुके हैं। आज सांगानेर में कोई बड़े काम ऐसे नहीं है जो बचे हुए हो। आज सांगानेर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जो आप सोचिए कि 20 साल तक जो लोग यहाँ लगातार एक पार्टी विशेष के नेता बन रहे हो, यहाँ पे एमएलए बन रहे हो, मंत्री बन लिए हो, महापौर बन रहे हो, और आज लोगों को रोडों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, पानी के लिए आंदोलन करना पड़ता है, लाइटों के लिए आंदोलन करना पड़ता है, सिविल लाइन के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो ये कमी किसकी? मेरा तो नारा है कि 20 साल इनको दिए तो 5 साल मुझे दीजिए। इस सांगानेर में एक बार बदलाव ला के देखिए, हम इस सांगानेर को बदल के रख देंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस लगातार भाजपा और ईडी पर हमलावर है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य ने भाजपा और ईडी पर जुबानी हमला बोलते हुए आड़े हाथों लिया। मोहन प्रकाश ने भाजपा का नाम बदलकर ईडी पार्टी रखने की सलाह दी, तो वहीं ईडी पर कांग्रेस के डाटा चोरी करने का बड़ा आरोप लगाया। मोहन प्रकाश ने कहा कि ईडी भाजपा के इशारे पर काम करती है और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी कार्रवाई करने नहीं, कांग्रेस का डाटा चोरी करने आई। मोहन प्रकाश ने कांग्रेस की गारंटी को लेकर कहा कि प्रदेशवासियों को 7 गारंटी दी। गारंटी शब्द इसीलिए रखा, भाजपा और मोदी ने वादा शब्द का अवमूल्यन कर दिया है। वादा शब्द का मतलब खत्म हो गया है। मेरी एक सलाह है भारतीय जनता पार्टी को, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के ईडी पार्टी रख ले, क्योंकि बंगाल में चुनाव हुआ, दौराने चुनाव आचार संहिता के रहते जितना भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं दौरा किए, उससे ज्यादा दौरा ईडी ने किया। कर्नाटक में चुनाव हुआ, अब मैं अभी हाल का बताता हूं क्योंकि मैं वहां था। हमारे जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के डीके शिव कुमार, जिस दिन मुहूर्त के अनुसार, वो बड़े पूजा पाठी आदमी, जिस दिन उनको नॉमिनेशन दाखिल करना था, उस दिन का उसी तारीख को उनको हाजिर होने का नोटिस दिया गया। जो चुनाव का दौरान उनको दिल्ली सम्मन भेजा गया, दिल्ली के लिए सम्मन भेजा गया। उसके अलावा ताबड़तोड़ जो रेड होती है वो होती रही, और खाली कांग्रेस पार्टी के लोगों के खिलाफ। लेकिन कर्नाटक की जनता ने ईडी पार्टी को, नादिर शाह की पार्टी को जवाब दे दिया। इसी तरह बंगाल में जब आपने किया तो बंगाल की जनता ने जवाब दे दिया। याद करिए, यूपी में चुनाव था तो वहां भी समाजवादी पार्टी के कई जो प्रमुख नेता थे, एमएलए एमपी थे, उनके यहां छापे इसी तरह से डाले गए। हनुमानगढ़ के सरदार शहर के गांव लखुवाली में कार और ट्रोला में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं सीओ सिटी अरविंद बेरड, टाउन सीआई वेदपाल शिवराम टीम के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही एसपी डॉक्टर राजीव पचार ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। एसपी डॉक्टर राजीव पचार ने बताया कि कार में बच्चों सहित 9 लोग सवार थे। जी बताएं। कल रात को 10:15 बजे की बात है। आदर्श नगर से रिश्तेदार के यहाँ से आ रहे थे। जैसे एनडीआर क्रॉस करी, वहाँ से एक ट्रोला आ रहा था जो अनियंत्रित हो गए, इस गाड़ी में घुस गया। उससे मौके पर ही 7 की डेथ हो गई, 2 घायल हो गए, जिन्हें बीकानेर रेफर किया गया। बच्ची तो ठीक है, लेकिन बच्चा अभी बोल नहीं रहा है। ये बिल्कुल ही गरीब परिवार है। इनके फादर है जो
गुरबचन जी वो बिस्तर पर हैं, हिल नहीं सकते, उनकी सेवा चाकरी करने वाला पीछे कोई नहीं बचा है। मैं सरकार से, कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इनकी आर्थिक सहायता जरूर करें, इसको संबल मिल सके। भगवान जो आत्माएं गई है उनको शांति प्रदान करें और इन परिवार को शक्ति प्रदान करें जिससे कि ये संबल इनको मिल सके। मैं गवर्नमेंट से एक बार पुरजोर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें। आज की जो ये घटना घटी है, इन सब इसके लिए कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। तो मैं तो पत्रकार महोदय आपसे, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये रोड है, हनुमानगढ़ के चारों तरफ रोडों के ऊपर टोल लगे हुए हैं, लुटेरे बैठे हैं टोल वाले, रोड के ऊपर सुविधा नाम की कोई यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। कांग्रेस के युवा नेता लोकेश शर्मा राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भीलवाड़ा शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में आज भीलवाड़ा से हजारों की संख्या में लोकेश शर्मा के स्थानीय समर्थक जयपुर में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान समर्थकों ने लोकेश शर्मा के समर्थन में नारेबाजी की और पूरे जोर शोर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने लोकेश शर्मा को भीलवाड़ा शहर विधानसभा सीट से टिकट देने की मांग की। पुरजोर तरीके से उठाई है। एक खास रिपोर्ट नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा के साथ। कार्यकर्ता अपने टिकटों को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में आज सीएम हाउस पे हमारे साथ लोकेश शर्मा जी हैं और इनके साथ इनके कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं जो नारे लगा रहे हैं, लोकेश शर्मा जिंदाबाद। आइए जानते हैं क्या दावेदारी कर रहे हैं लोकेश शर्मा जी, क्या दावेदारी है टिकटों को लेकर, क्या कुछ नया सामने निकल के आने वाला है? देखिए, दावेदारी तो एक कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में टिकट मिलने के लिए है और मुझे लगता है कि जिस तरह से युवा साथियों का स्नेह है और भीलवाड़ा से जो सारे के सारे साथी यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अपनी भावना व्यक्त की है, तो दावेदारी तो ये लोग कर रहे हैं कि इन्हें एक ऐसा चेहरा वहाँ से चाहिए जो पिछले 2 दशक से वहाँ विधायक रहे हैं, उनको हरा सके, कुछ नया वहाँ हो सके। तो ये तमाम साथियों ने, तमाम समर्थकों ने, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आकर मुख्यमंत्री जी को अपनी भावना बताई है और मुझे लगता है इन सभी की भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेंगे। सर, आप तो खुद सीएम के ओएसडी हैं, तो क्या जरूरत पड़ गई इतने सारे समर्थकों को साथ लाने की? आपकी तो वैसे ही टिकट मुझे देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सीएम के ओएसडी के रूप में मुझे नहीं देखा जाना चाहिए। मैं पिछले 23 वर्ष से कांग्रेस का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और मैंने 96 में राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ लिया था। एनएसयूआई के ज़माने से मैं 2000 में एनएसयूआई का स्पोक्स पर्सन और स्टेट जनरल सेक्रेटरी था, तो कांग्रेस पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं मैं। उस नाते जो एक प्रोसेस होता है टिकट के लिए अपनी बात रखने का, अपने साथियों को अपनी भावना व्यक्त करने का, वही बात हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे अगर उस प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होगी, मैं अगर टिकट की कहीं से दावेदारी कर रहा हूं तो मुझे भी उसी प्रोसेस के साथ निकलना पड़ेगा। सर, बात करें टिकट की, तो आप भीलवाड़ा से टिकट मांग रहे हैं, क्या खास मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि वहाँ पे ये योजनाएं होनी चाहिए या ये विकास होना चाहिए या ये काम होना चाहिए? पूरे प्रदेश में किसी भी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो किसी एक विधानसभा के लिए अगर हम बात कहें तो उस जगह पे परिवर्तन की आवश्यकता है जहां दशकों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जमे बैठे हैं। तो हम सब ये चाहेंगे कि वहां परिवर्तन हो और वहां भी विकास हो, क्योंकि जो लोगों को इतना लंबा समय हो गया है उन्होंने आम जनता की परवाह करना पूरी तरीके से छोड़ दिया है। अब वहाँ की जनता चाहती है बदलाव हो और भीलवाड़ा जो एक टेक्सटाइल नगरी के रूप में पूरे देश में विख्यात है, उसका वही रूप हो जो उसका होना चाहिए। तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। सर, लगातार भीलवाड़ा से भाजपा को टिकट मिलता हुआ है, क्या लगता है कुछ हेरा फेरी होती है टिकटों में या क्या कुछ? ये उनका अंदरूनी मामला है कि वो किसे टिकट देते हैं और किसे नहीं देते हैं। हम अपनी बात करते हैं। सर, अब चलो बता ही दीजिए कि टिकट का लेकर क्या चर्चा रही अंदर, क्योंकि खुशी देख के तो लग रहा है कि सब पॉजिटिव है। देखिए, हमें सबको खुश रहना चाहिए। ये निर्णय का काम मुख्यमंत्री जी का है और केंद्रीय नेतृत्व का है। सब ने अपनी अपनी भावना व्यक्त कर दी है। तो इसलिए देखो, मैं तो खुश इसलिए हूँ कि अपार स्नेह मुझे मेरे साथियों का मिल रहा है। इतने सारे युवा साथी जो यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, उन सब का स्नेह मुझे मिल रहा है। सर, बात करें ईडी की, तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं, ईडी की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं उन चुनावी राज्यों में ईडी का दुरुपयोग किया जाता है। उस ईडी की कार्रवाई से हमारे नेताओं को डराने का, धमकाने का प्रयास किया जाता है।
मुझे लगता है उनका ये हथकंडा इस प्रदेश में कामयाब नहीं होगा। वो चाहे कितना भी डरा लें, कितना भी ये कोशिश कर लें, किसी भी नेता के ऊपर आरोप लगा दें, कहाँ क्या मिलता है, कहाँ उनको किसी भी कार्रवाई में आज तक कुछ मिला है। वो सिर्फ और सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस ही ईडी की इन हरकतों से डरने वाला नहीं है और एकजुट होकर चुनाव जीतेगा। सर, भीलवाड़ा में पानी का एक अहम मुद्दा है, बहुत परेशानी रहती है। अगर आप जीतते हैं तो क्या प्रयास रहेगा? पहले जनप्रतिनिधि बनने दीजिए, फिर निश्चित तौर पर वहाँ की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए काम करूँगा। तो ये थे हमारे साथ लोकेश शर्मा, जिनका दावा है कि अगर मैं भीलवाड़ा से जीतता हूं तो मैं भीलवाड़ा की तमाम परेशानियों को दूर करने का प्रयास करूंगा और कहीं ना कहीं इनकी खुशी देख के लगता है कि इनको टिकट मिल भी जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं शिवानी शर्मा, नव तेज टीवी, जयपुर। कटुमर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां खेत में काम करते समय चाकू की नोक पर एक ही परिवार के 3 लोगों ने गैंगरेप किया। साथ ही महिला को किसी को नहीं बताने की धमकी दी, जिसके बाद महिला ने अपने पति को बताया और वो दोनों आरोपियों से बात करने गए। तब आरोपियों ने पति के साथ भी मारपीट की। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। सभी 200 विधानसभा सीटों पर तमाम पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर आम आवाम को अपने पक्ष में करने की जुगत में लगे हुए हैं। इस दौरान तेज टीवी की टीम ने बीजेपी के अलवर प्रभारी नायब सिंह सैनी से की खास बातचीत। चुनाव नज़दीक आ रहा है, सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। पहले खेल सनसनीखेज था, अब खतरनाक होता जा रहा है। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए गए। बीजेपी अपना प्रचार जोर शोर से कर रही है। हमारे साथ में मौजूद है इस वक्त कुरुक्षेत्र हरियाणा के सांसद नायब सिंह सैनी जी, और उन्हें अलवर ज़िले का प्रभारी लगाया गया है। उनके साथ में बातचीत करते हैं किस तरह का चुनावी माहौल है, दंगल राजस्थान का क्या कहता है। सैनी साहब, सबसे पहले स्वागत है नवतेज टीवी में। आप थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान का दंगल क्या कह रहा है, कितनी ज़्यादा बढ़त के साथ में बीजेपी जीत पाएगी? देखिए, क्योंकि जब से मैं यहाँ अलवर दक्षिण में प्रभारी के नाते आया हूँ, 6 की 6 विधानसभा की सीटें कमल का फूल खिल करके वो जयपुर की विधानसभा के अंदर जाएंगी। और हमारे थाना गाजी के अंदर अभी मैं बैठक लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। कार्यकर्ताओं से मिल कर के एक्टिव करना और लगातार कमल के फूल के लिए खिलाने के लिए काम करना, क्योंकि पिछले 9 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नया भारत बनाने का काम किया है। पहली बार गरीब तक, दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक योजनाओं का डायरेक्ट लाभ उसके खाते के अंदर पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ से मैंने देखा है, जब मैं इस थाना गाजी विधानसभा के अंदर पिछले महीने की 1 तारीख से मैं लगातार घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, और लोग एक बात की चर्चा करते हैं कि हेम सिंह ने ज़बरदस्त काम इस थाना गाजी के अंदर कराए हैं। परंतु जो ही कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार के अंदर कहीं ना कहीं वो कामों के ऊपर उनकी गति धीमी हुई है। जो विकास की गति तेज चल रही थी उसके अंदर रोड़ा अटका है, और भ्रष्टाचार का ज़्यादा बोलबाला हुआ है। यहाँ के जो विधायक रहे हैं वो भी भ्रष्टाचार के अंदर कम नहीं रहे, वो लिप्त रहे हैं। और पार्टी ने हेम सिंह जी को यहाँ से दोबारा फिर मैदान के अंदर उतारा है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर न तो कांग्रेस की जमानत बचेगी। सबसे बड़े मैंडेट के साथ हेम सिंह जी यहाँ से जीत करके दोबारा फिर राजस्थान की विधानसभा के अंदर जा कर के इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और जो संगठनात्मक, मैं पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर घूम रहा हूँ, लोगों में इस बात की चर्चा है, लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। और राहुल गांधी साहब जो एक बात बोलते हैं कि हम जो मोहब्बत की दुकान है उसको खोलेंगे।
कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान के अंदर छुरा रखा है, जो प्रदेश की जनता की पीठ के अंदर घोंपने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। वो देखा भी है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके ऊपर भी कुठाराघात करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार किया है उससे कोई छिपा नहीं है। बहुत सारे लोगों के नाम लाल डायरी के अंदर लिखे हुए हैं। जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की भारी बैंडेट से सरकार बनाएगी तो उसके बाद वो लाल डायरी खुलेगी और उसमें शायद यहाँ थानागाजी के विधायक का नाम भी अंकित होगा, क्योंकि बहुत सारे इस अलवर ग्रामीण के जो यहाँ से विधायक रहे हैं, जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे लोगों के नाम भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं और उन्होंने खूब लूटपाट की है। गरीब व्यक्ति तक जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए थी, चाहे वो केंद्र की योजनाएं थी, क्योंकि केंद्र लोगों तक लाभ पहुंचा रहा था, परंतु कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार उसके अंदर रोड़ा बनी हुई थी और रोड़ा बन करके लोगों को वो सुविधा नहीं पहुंच रही थी। और अब ये दोबारा फिर, क्योंकि 25 नवंबर को प्रदेश के भाग्य का फैसला होना है, हम सब ने कमल के फूल को वोट डालेंगे और यहाँ से भारी बहुमत से सरकार फिर राजस्थान की, क्योंकि लोग बोल रहे हैं। आज हर गरीब व्यक्ति चाहे बस के अंदर बैठा है, चाहे कहीं दुकान के ऊपर है या कहीं बाजार के अंदर है, आज एक ही चर्चा है कि कांग्रेस का सफाया है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी बनेगी और यहाँ पर कमल का फूल थानागाजी में खुलेगा और थानागाजी का विकास बड़ी गति से होगा। कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी ईडी का सहारा ले रही है, कांग्रेस नेताओं पर छापामारी चल रही है, डराने धमकाने का काम कर रही है। देखिए, जब कांग्रेस को लगता है कि हमारी हार निश्चित है, क्योंकि कांग्रेस ने झूठ बोला है, झूठ बोल करके राजनीति की है। यहाँ पर उनके युवराज ने हमारे अलवर में ही आकर के एक बात बोली थी कि हम किसान का कर्जा माफ़ कर देंगे, परंतु हम दोबारा इलेक्शन के अंदर आ गए, झूठ बोल करके सत्ता तो हासिल कर ली। और बुजुर्ग बोलते भी हैं कि काठ की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। एक बार उन्होंने झूठ बोला और झूठ बोल करके उन्होंने सत्ता हथिया ली और उसका परिणाम ये निकला कि किसानों ने लगभग 4,500 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, 19,500 किसानों की ज़मीन कुड़क कर दी गई। ये कांग्रेस ने जो झूठ बोला था उसका परिणाम है। और उसकी एवज के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से डायरेक्ट उसके पास पहुंचाने का काम किया, उसको संबल देने का काम किया, उसको भी कि वो उसके चेहरे पर खुशहाली आए, उसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। कांग्रेस लोगों को डुबोने का काम करती है और विकास में रोड़ा बनती है, भारतीय जनता पार्टी विकास करने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करती है, नरेंद्र मोदी विकास करते हैं। ये अंतर पार्टी के अंदर है और आने वाले समय के अंदर जो इस प्रकार की वो बात बोल रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया और देखा भी है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने भी देखा है कि सेक्रेटेरिएट के अंदर अलमारी में रखा हुआ करोड़ों रुपया वो वहाँ पर से मिलता है और एक उन्हीं का विधायक विधानसभा में खड़ा होकर के डायरी को लहरा करके दिखाता है कि इसके अंदर मेरे कुछ बहुत संगीन लोगों के नाम है जिन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं। किन किन लोगों के हैं? अगर वो लाल डायरी खुलेगी उसके बाद, क्योंकि ईडी है, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और जब वो कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं वो सरकार को बदनाम करने का कोशिश ये कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि उसका अपना दायरा है, उस दायरे के अंदर वो अपने आप स्वतंत्र रूप से काम करती है। वो किसी भेदभाव नहीं, पहले भी ईडी ने कार्रवाइयाँ की हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है उस समय के अंदर भी कार्रवाई की। बीजेपी राजस्थान में कितने मार्जिन से जीत पाएगी, कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी? जिस प्रकार से कांग्रेस ने यहाँ पर लूटपाट की है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस का खाता खुलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब ये इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा। अब ये घमंडिया गठबंधन को लेकर के एक रणनीति बना रहे हैं कि शायद इसके अंदर माहौल बना करके हम सत्ता को हथिया लें, परंतु ये घमंडिया गठबंधन, अगर आप लोग इसके अंदर देखेंगे, जितने भी चेहरे इसके अंदर हैं, एक भी चेहरा ऐसा नहीं जिसके ऊपर FIR भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज ना हो। हर व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार के अंदर FIR दर्ज है। कई इनके नेता जो घमंडिया गठबंधन के हों जेल के अंदर भी चले गए, कुछ बेल के ऊपर हैं, कुछ जाने वाले हैं, परंतु
अब लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग झूठ बोल करके सत्ता हथियाने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी कमल का फूल, लोगों के विकास में काम करता है। हेम सिंह जी हमारे थाना गाजी से यहाँ से प्रत्याशी बने हैं, और आप देखना रिकॉर्ड मतों से यहाँ से थाना गाजी से जीत करके ये राजस्थान विधानसभा के अंदर जाएंगे। बड़े मैंडेट से ये जीतेंगे। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस का मेरे ख्याल से खाता नहीं खुलेगा। चलिए, हमारे साथ में मौजूद है कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी, जिन्होंने जीत का दावा किया है। राजस्थान चुनाव में अलवर जिले के प्रभारी बनाए गए हैं, प्रत्येक विधानसभा में भी जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, और उनका दावा है कि हेम सिंह भड़ाना भारी मतों से जीत हासिल कर पाएंगे। तो फिलहाल चुनाव परिणाम के पश्चात में ही पता चल पाएगा किसकी जीत किसकी हार, लेकिन अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी का चेहरा सामने नहीं आ पा रहा। तो फिलहाल देखते रहिए ऐसे ही दंगल राजस्थान का गुरमेज राणा के साथ। जब जब चुनाव आते हैं नेताओं की जुबान फिसलने लगती है, नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले करने लगते हैं। इस साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, चाहे तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव। नेता अपनी बयानबाजी में सारी हदें पार कर रहे हैं, और ऐसे ही कुछ नजारा राजस्थान विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। चुनाव में कई बार जुबानी जंग या फिर नेताओं की बातें किस्सा बन जाया करती हैं। ऐसा ही इन दिनों राजस्थान विधानसभा चुनाव में हो रहा है, जो पहले ना तो कभी देखने को मिला और ना ही सुनने को। मरुधरा की फिजा में अब नेताओं की बातें गूंजती हुई सुनाई देती हैं। राजस्थान चुनाव में नेता पहले भी चुनावी प्रचार करते थे, पहले भी बयानबाजी होती थी, लेकिन अब की बार की बयानबाजी और बातें मरुधरा की फिजा में ज्यादा ही गूंज रही हैं। राजस्थान राजनीति की पाठशाला के मास्टर और गांधीवादी नेता कहे जाने वाले सूबे के मुखिया सीएम गहलोत अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में हैं, और इस बयानबाजी में सीएम गहलोत ने अपने ही पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी नहीं छोड़ा। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए नकारा, निकम्मा और गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग किया। ये शब्द उनकी जुबान पर पूरे 4 सालों तक रहे, क्योंकि जब सचिन पायलट ने बागी तेवर दिखाए और पार्टी से बगावत कर अपने समर्थकों के साथ मानेसर चले गए थे, उसके बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तनातनी देखने को मिल रही थी, और तभी अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया, और लगातार 2 साल तक इन शब्दों का प्रयोग करते रहे। हालांकि प्रदेश चुनाव आते ही हाईकमान के इशारों पर सीएम गहलोत सचिन पायलट हम साथ साथ की बातें करने लगे, लेकिन अब सीएम के ये डायलॉग सचिन पायलट के लिए नहीं, विपक्षी पार्टी के नेता के लिए हो गए हैं। अब सीएम गहलोत पानी पी पी कर शेखावत को संजीवनी घोटाले का आरोपी बता रहे हैं। प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ईडी की कार्रवाई बढ़ने लगी, और हाल ही में प्रदेश में ईडी ने कांग्रेस नेताओं के घर पर छापा मारा, जिसके बाद सीएम गहलोत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि यहाँ इतने कुत्ते नहीं हैं जितने ईडी वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये बयान छत्तीसगढ़ के सीएम का हवाला देकर कहा। अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने बोला कि ये मेरा बयान नहीं, लेकिन ईडी की कार्रवाई देख करके एक बड़े राज्य के सीएम यही कहते हैं, यहाँ कुत्तों से ज्यादा ईडी वाले घूमते हैं। जितनी इसकी निंदा हम किसी गौर शब्द में निंदा करते हैं। अशोक गहलोत को कोई 5-10 साल में सुनता रहता हूँ, लोग शिकायत ईडी में करते करते। एक वो महाराष्ट्र के आए थे मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, तब से सुन रहा हूँ मैं। और परसों कल नोटिस मिला, आज वहां जाके हाजिर हो ईडी के अंदर। कल नोटिस मिला, तारीख लगी 19 तारीख लगी हुई, कल 25 को नोटिस, 26 को आप हाजिर हो जाओ। तो क्या है, तो ये मजाक नहीं है क्या?
ये हमको गवर्नर ने भी हमारे नंदा साहब ने कहा समझा कि आप सबको बुलाया जाए, एक्सप्लोर किया जाए, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ जाके ईडी छापे डालती है, चुनाव हम जीतते हैं। तो आप सोच सकते हो इसका मतलब क्या हुआ। तंग किया गया, 22 बार छापे डाले गए कर्नाटक के अंदर, चुनाव जीती कांग्रेस। हवा चल रही छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की, वहां तो मैंने कहा साल भर से बैठे हुए ईडी वाले, मकान किराए लेकर बैठे हुए, छापे डाल के लगातार तंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, सरकार को। वहां कांग्रेस जीते जा रही है। राजस्थान में आप देख लीजिए स्थिति क्या है कांग्रेस की। मैंने कई बार कहा आपको, इस बार सरकार का मन है सरकार रिपीट करने का। ये माहौल बन चुका है राजस्थान के अंदर, इनको तकलीफ हो रही है, डरा रहे धमका रहे ये लोग। महाराष्ट्र में क्या किया, जिन जिन खिलाफ मुकदमे थे ईडी के, क्या शिवसेना टूट के गई अलग, तो उन्होंने मुकदमे वापस ले लिए गए एक नेताओं के। जो अजीत पवार के साथ गए थे साथ में जो सरकार को, उनके मुकदमे वापस ले लिए गए। ये हालात है। सीएम अशोक गहलोत के कुत्ते वाले बयान पर विवाद थमा भी नहीं था। अब केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्थान की राजनीति में सांड की एंट्री करा दी। कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रदेश में करीब 17 से 19 बार पेपर लीक हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आ रहा है। और अगर कांग्रेस पाक साफ है तो घबरा क्यों रही है, क्योंकि तिनका तो चोर की दाढ़ी में ही होता है। कैलाश चौधरी ने कहा कि ईडी को कुत्ता बताने वाले सीएम बताएं कि उनके नेता खुले सांड की तरह भ्रष्टाचार कर रहे थे, तब वो क्या कर रहे थे। ऐसा कि अशोक जी गहलोत ईडी से डर क्यों रहे हैं। मेरे घर पे आए ना ईडी, एक बार नहीं 10 बार, कुछ भी निकाल के नहीं ले जा पाएगी। तो अगर उनको डर नहीं है तो ईडी से क्यों डर रहे हैं। भ्रष्टाचार जो करेगा उसी को डर लगता है, और निश्चित रूप से ये डर अब इस बार नहीं है, भविष्य में इनके डर हमेशा के लिए बना रहेगा, क्योंकि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे उस समय इनको पता नहीं था कि मोदी जी आई इसीलिए रहे कि इन भ्रष्टाचारियों को समाप्त करना है। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।